हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 7 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पर। गॉस थ्योरम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, गॉस थ्योरम के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड एक टॉपिक था गॉस थ्योरम। उसके बाद गॉस थ्योरम की कुछ एप्लीकेशंस हैं जो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में हम 3 चीज़ों पर फोकस करेंगे। फर्स्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फानाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर। एक इन्फानाइट लेंथ की चार्ज्ड वायर होगी जिसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे किसी इन्फानाइट चार्ज प्लेन शीट के लिए कि कोई प्लेन शीट होगी, वो चार्ज्ड होगी, उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होगी, कितनी फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। एक थिन बहुत पतला स्फेरिकल सेल होगा, खोखला सेल होगा, खोखला गोला होगा, जैसे फुटबॉल होता है, फुटबॉल के अंदर एयर भरी होगी तो अंदर खोखला है। इस तरह के सेल अगर हैं और वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तो उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी, इन चीज़ों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर या इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि वहाँ पर गॉस थ्योरम समझाया गया है। बिना गॉस थ्योरम समझे आप इन टॉपिक को समझ नहीं सकते, इसलिए ज़रूरी ये है कि आप प्रीवियस वीडियो को देखें और उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फानाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर। तो मान लिया जाए कि एक चार्ज्ड वायर है और वो इन्फानाइट लेंथ की है। कैसी है? चार्ज है, इन्फानाइट लेंथ की, और चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। मान लेते हैं एक ये वायर इन्फानाइट लेंथ की और इस पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। हमें इसके बाहर एक पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है जिसकी डिस्टेंस इस वायर से स्मॉल r है। स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि अगर किसी भी सरफेस से इनक्लोज्ड कोई चार्ज होगा तो हम क्या ड्रॉ करेंगे? एक सरफेस ड्रॉ करेंगे जिसको गॉसियन सरफेस कहा जाता है। गॉसियन सरफेस क्या होता है? किसी चार्ज से इनक्लोज्ड, यानी उसके अंदर आप चार्ज को इनक्लोज कर दीजिए, चार्ज को बंद कर दीजिए, घेर दीजिए, तो वो सरफेस कैसा कहलाने लगेगा? गॉसियन सरफेस कहलाएगा। और गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए किसी भी पॉइंट पर किसी भी सरफेस के अराउंड ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें बाई सिमेट्री अगर हम देखें तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी क्योंकि यहाँ से इस चार्ज की डिस्टेंस, इस लेंथ, इस वायर की डिस्टेंस हर एक पॉइंट पर सेम है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक फॉर्मूले पर जाएं तो 1/4πε0 Q/r² होता है। अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज है यानी हर एक पार्टिकल पर इक्वल चार्ज है तो हम Q की वैल्यू सेम मान सकते हैं। R डिस्टेंस यानी डिस्टेंस भी सेम हो गई तो ये वैल्यू सेम, यानी बाई सिमेट्री R यानी हर एक पॉइंट P पर, इसके सिमेट्रिक हर एक पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होने वाली है। इसलिए हम क्या करेंगे? इसके अराउंड, इस रॉड R के अराउंड L लेंथ का एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। L लेंथ और रेडियस R का एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस R और लेंथ L। हमने क्या किया? एक सरफेस ड्रॉ कर दिया जो वायर के L लेंथ को इनक्लोज्ड कर देता है। वायर के L लेंथ को, स्मॉल L लेंथ को इनक्लोज कर देता है। अगर इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा हो, जो हम थर्ड वीडियो में पढ़ चुके हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, उसमें हमने देखा कि किसी भी चार्ज या किसी भी लीनियर, किसी भी वायर के कारण से वायर में जो चार्ज डेंसिटी होती है उसको कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, विच इज चार्ज इन पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से अगर हम चार्ज की बात करें, पूरे लेंथ में कितनी चार्ज होगी, कितनी चार्ज इनक्लोज्ड होगी, तो Q इज इक्वल्स टू लैम्डा L चार्ज इनक्लोज्ड होगी। इस गॉसियन सरफेस के कारण से Q इज इक्वल्स टू लैम्डा L चार्ज इनक्लोज्ड होगी। क्यों होगी? क्योंकि लैम्डा इज इक्वल्स टू Q/L चार्ज इन पर यूनिट लेंथ होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी।
तो Q की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? Q इज इक्वल्स टू लैम्डा L मिल गया। अब देखिए इस पॉइंट पर हम एक सरफेस ले सकते हैं। हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसका एरिया कितना है, dA। dA इज द स्मॉल एरिया एलिमेंट टेकन एट द सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पर हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया dA। ये एरिया एलिमेंट, इसका डायरेक्शन, एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और dA दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। बट अगर हम सरफेस पर बात करें, इस सरफेस पर, सर्कुलर सरफेस पर, तो सर्कुलर सरफेस पर हम देखते हैं कि एरिया एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसकी डायरेक्शन कुछ ये होगी। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री का। मतलब यहाँ पर एक सरफेस हम ले लें, अगर इस सरफेस को हम नाम देते हैं A1, इस सरफेस को नाम देते हैं A2, और यहाँ पर भी एक सरफेस नाम ले लेते हैं जिसका नाम है DA3। तो A3 और E के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। A1 और E के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। बट A2 और E के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। अब सोचिए ये स्फेरिकल सरफेस है, इसके इस सरफेस पर अगर हम कोई एरिया एलिमेंट ले लेते हैं तो एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन ये हो गई, और क्योंकि ये रॉड है, रॉड के कारण से, इस रॉड के कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, रेडियली आउटवर्ड। तो इस वजह से अगर हम फ्लक्स फाइंड करने चाहें इस छोटे से एलिमेंट dA1, dA2 और dA3 के कारण से, तो d phi E इज इक्वल्स टू E dA1 प्लस E dA2 प्लस E dA3। क्योंकि A1 और A3 ये जो हैं ये दोनों E के साथ परपेंडिकुलरली हैं, और cos 90 की वैल्यू बच्चों 0 होती है, इसलिए ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो d phi E क्या बचेगा, d phi E इज इक्वल्स टू E dA2 cos थीटा। cos थीटा का मतलब cos 0 यहाँ पर हो जाएगा, cos 0। तो d phi E इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा बच्चों, E dA2। अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें तो टोटल फ्लक्स समेशन ऑफ d phi E, सारे एलिमेंट्स के, छोटे छोटे एलिमेंट्स के जो फ्लक्स होंगे सबको ऐड करना होगा। तो d phi E की वैल्यू EA2, E कांस्टेंट है क्योंकि हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, A dA2। A2 का मतलब सिलेंडर का सरफेस एरिया, और सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2 pi RL। तो E मल्टीप्लाई बाई 2 pi RL। 2 pi R का मतलब रेडियस और L का मतलब लेंथ हो गया। बट बाई गॉस थ्योरम वी नो दैट, गॉस थ्योरम से हम ये जानते हैं कि फाई क्या होता है। गॉस थ्योरम से, बाई यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या होता है बच्चों, Q phi E इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हम पढ़ चुके हैं गॉस थ्योरम के थ्रू। अब Q की वैल्यू कितनी है, लैम्डा L, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा L अपॉन Q नॉट। अब ये भी phi E की वैल्यू है लैम्डा अपॉन Q नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर phi E की वैल्यू क्या है, E 2 pi RL। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो E 2 pi RL इज इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, L से L कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 pi लैम्डा R एप्सिलॉन नॉट। तो ये बच्चों, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है कि E को हम 2 से क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन R, ये मिलेगा। तो E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R। तो बच्चों ये फॉर्मूला हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर। लॉन्ग चार्ज्ड वायर के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी पॉइंट R डिस्टेंस पर किसी
वायर से r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो ये होगी। और हमें देखने को क्या मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां से क्या देखने को मिला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी लॉन्ग चार्ज्ड वायर के कारण से r डिस्टेंस पर, वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। और अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं E और R का अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है, यानी R की वैल्यू बहुत तेजी से घट जाती है, R की वैल्यू कुछ घटती हुई दिखाई देगी, यानी E की वैल्यू R से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो बच्चों ये था फर्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो ये इसका फॉर्मूला है। चलिए सेकंड टॉपिक पर आते हैं। तो बच्चों एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट है, उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो मान लेते हैं कि एक चार्ज्ड प्लेन शीट है, ये एक प्लेन शीट है चार्ज्ड, इसमें चार्ज कितना है, Q चार्ज है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा है बच्चों, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाहर r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इसके बाहर पॉइंट P पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एक पॉइंट P है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। और इसके दूसरे साइड, इस प्लेन के दूसरे साइड सिमेट्रिकली, यानी इसके सिमेट्रिक पॉइंट यहाँ पर P डैश है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। दोनों की डिस्टेंस इक्वल है प्लेन चार्ज शीट से। मान लीजिए ये प्लेन शीट है, ये चार्ज है, ये एक प्लेन शीट ये चार्ज है, इसको ऐसे रख दिया गया, इससे r डिस्टेंस पर पॉइंट P यहाँ पर है और इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P डैश यहाँ पर है सिमेट्रिकली, ठीक है। तो इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अगर इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी या कह सकते हो आप एरिया चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, एरिया चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होता है चार्ज इन पर यूनिट लेंथ, उसी तरीके से एरिया चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी को कहा जाता है सिग्मा से डिनोट किया जाता है। एंड सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन A, मीन्स चार्ज इन पर यूनिट एरिया। तो Q इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, सिग्मा A मिल जाएगा। तो कितना चार्ज होगा इस शीट से, अगर इसकी डेंसिटी सिग्मा हो तो कितना चार्ज होगा, Q इज इक्वल्स टू सिग्मा A, इतना चार्ज इस डेंसिटी पर, इस सरफेस पर होगा। अब इस सरफेस पर हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस जो इससे इनक्लोज्ड चार्ज को, जो इस पर प्रेजेंट चार्ज को इनक्लोज्ड कर दे, साथ ही साथ सिमेट्रिकल भी होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं जिसकी एक्सिस इस प्लेन शीट की एक्सिस के परपेंडिकुलर है। द एक्सिस ऑफ गॉसियन सरफेस, सच गॉसियन सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ शीट। इस प्लेन शीट के परपेंडिकुलरली इसकी एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है बच्चों, ये इसकी एक्सिस है और ये हमारा गॉसियन सरफेस है जो हमने ड्रॉ किया है क्या फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, जिस पर पॉइंट P से गुजर रहा है क्या, पॉइंट P से इसका एक इस रेडिकल सरफेस गुजर रहा है, सरफेस सर्कुलर सरफेस पॉइंट P से और पॉइंट P डैश से गुजरता है, जिसका एरिया क्या है, इसका एरिया हम ले लेते हैं A, इसका एरिया A है और इसका भी एरिया क्या है, A है। अगर इस पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट DA ले लिया जाए तो DA की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसे होगी बाहर की तरफ। अगर ये स्फेरिकल सिलेंड्रिकल सरफेस हमने लिया तो सिलेंड्रिकल सरफेस की इस सरफेस पर पॉइंट P पर ये सरफेस है और पॉइंट P डैश पर ये सरफेस है, ये सर्कुलर है। अब सर्कुलर के कारण से इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड, इस शीट के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, इस शीट के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी इस पॉइंट P पर, उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, यही डायरेक्शन होगी। यानी DA और E के बीच में एंगल कितना बनेगा, DA और E के बीच में एंगल कितना जनरेट होगा बच्चों, 0 डिग्री का एंगल जनरेट होगा। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा, यहाँ पर भी एक एलिमेंट अगर DA ले लें तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E होगी और दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम।
यानी एंगल 0 डिग्री। इसका मतलब है फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस, इस सरफेस से पास करने वाला जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू होगी E डॉट dA, और इस सरफेस के कारण से P डैश वाले सरफेस के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dA, क्योंकि सिमेट्रिक इक्वल डिस्टेंस पर हमने लिया है। तो E dA cos थीटा प्लस E dA cos थीटा। अब ये cos थीटा यानी cos 0 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 होती है। इस तरह से क्या मिल जाएगा, E dA प्लस E dA। इसका मतलब है कि d फाई E क्या मिल गया हमें, 2E dA। अगर हम टोटल सरफेस ड्यू टू दिस गॉसियन सरफेस फाइंड करना चाहें फाई E, तो क्या होगा बच्चों, सरफेस इंटीग्रल ऑफ d फाई E का सरफेस इंटीग्रल, यानी d फाई E का सरफेस इंटीग्रल यानी 2E और dA। तो यहां से क्या मिलेगा, 2E और A का सरफेस इंटीग्रल क्या है बच्चों, यहाँ पर एरिया कितना लिया था हमने, A एरिया लिया था, पूरा एरिया क्या था, A था। तो यहां से क्या हो जाएगा 2EA। बट बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, अगर हम गॉस थ्योरम का यूज करते हैं तो क्या मिलता है, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 2EA। और यहां से बच्चों Q की वैल्यू क्या है, Q इज इक्वल टू सिग्मा A। तो सिग्मा A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2E और A से A कैंसिल हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2E। इट मीन्स E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये हो गया हमारे किसी कोई प्लेन शीट हो, अगर कोई प्लेन शीट होगा तो उसके कारण से r डिस्टेंस पर कितनी फील्ड होगी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसकी वैल्यू ये फाइंड। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस शीट के कारण से वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। यानी देखिए यहाँ पर कोई r नहीं है, फॉर्मूले पर कहीं पर पे r नहीं है, यानी डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगी। आप कितनी भी डिस्टेंस ले लीजिए, सभी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी ही होगी। डिपेंड किस पर करेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी पर। यानी डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जहां पर डेंसिटी कम होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये तो था एक सिंगल शीट पेपर हो तब। अगर दो शीट पेपर हो, दो शीट पेपर एक साथ एक दूसरे के पैरेलल रख दिए जाएं, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज हो तब क्या होगा, दोनों पर नेगेटिव चार्ज हो तब क्या होगा, अगर एक प्लेट पॉजिटिव हो एक प्लेट नेगेटिव हो तब क्या होगा। तो इन तीन केसेस को अब हम पढ़ने वाले हैं इस शीट के कारण से। तो देखिए फर्स्ट केस, अगर दोनों शीट पॉजिटिव हैं तब क्या होगा। तो बच्चों केस फर्स्ट, अगर दोनों प्लेट पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो और ये प्लेट भी पॉजिटिव हो, समझिए प्लेट ऐसे रखी गई है, तो आपको ये लाइन दिख रही है बस, ये क्या है बच्चों, पॉजिटिव प्लेट है और ये भी पॉजिटिव प्लेट है। अब यहां पर तीन पार्ट निकल के बाहर आएंगे, एक तो फर्स्ट पार्ट ये होगा, सेकेंड पार्ट ये होगा और थर्ड पार्ट ये होगा। ये तीन पार्ट है बच्चों। फर्स्ट पार्ट ये आउटसाइड बाहर है लेफ्ट साइड पर, ये बाहर की तरफ राइट साइड पर, और ये बीच में होगा। तो कंसीडर करते हैं अगर एक पॉइंट P यहाँ पर है, यानी इस बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो मान लेते हैं ये चार्ज प्लेट पहली है और ये चार्ज 2 है, सॉरी चार्ज प्लेट सेकेंड, यानी ये फर्स्ट प्लेट और ये सेकेंड प्लेट। अगर यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। पॉजिटिव चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है। तो इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन कैसी होगी बच्चों, उसकी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ ऐसे होगी, E1 की डायरेक्शन। और E2 की डायरेक्शन क्या होगी, यानी इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड बाहर की तरफ, यानी इस पॉइंट से बाहर की तरफ E2। अब देखिए बच्चों, क्योंकि चार्ज दोनों पर सेम है, अगर दोनों पर चार्ज सेम है तो क्या E1 और E2 की वैल्यू सेम होगी। अगर E1 और E2 की वैल्यू सेम होगी और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब है कि प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज प्लेट इज 0। बाहर की तरफ देखें तो बाहर की तरफ एक पॉइंट यहां मान लीजिए है, इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ यानी E1, और इसके कारण से इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ E2,
अब E1 और E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है, मतलब इनका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 प्लस E2 के बराबर होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो E1 कितनी है, अभी हमने फाइंड किया था, एक सीट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर E2 के कारण से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी आउटसाइड द प्लेट। सेम एज इट इज देखा जाए, अगर हम इस पार्ट पर बात करें तो इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में E2 जनरेट होगी, और E1 यानी इस प्लेट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जनरेट होगी। फिर से वही कंडीशन, जो ये कंडीशन यहाँ मिल रही थी वही कंडीशन हमें यहाँ मिल रही है। इसका मतलब है अगर इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, तो इस साइड भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज प्लेट, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज प्लेट होंगी तो उनके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के बीच में 0 और प्लेट के आउटसाइड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब अगर ये दोनों प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएं, मतलब अगर ये चार्ज प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो, तब क्या कंडीशन जनरेट होगी। फिर से वही कंडीशन देखते हैं, फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट, एक पॉइंट हमने अंदर कंसीडर किया। अब इस नेगेटिव प्लेट के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली इनवर्ड होती है। रेडियली इनवर्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ E1 हो जाएगी, और E2 के कारण से, सॉरी सेकंड प्लेट के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जनरेट होगी उसकी डायरेक्शन प्लेट की तरफ E2 हो जाएगी। अब फिर से वही कंडीशन, E1 और E2 दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण से एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी और प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट करेंगी, 0। और अगर फिर से वही कंसीडर करते हैं आउटसाइड की तरफ, तो क्या मिल जाता है, E1 और E2 एक ही डायरेक्शन में, मतलब प्लेट के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। ये था केस सेकंड। अब केस थर्ड पर आते हैं बच्चों, जिसमें दो प्लेट ली जाएंगी, दोनों अपोजिटली चार्ज होंगी, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होगी और एक प्लेट होगी नेगेटिवली चार्ज। तब क्या कंडीशन मिलेगी। केस थर्ड क्या है, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो और दूसरी प्लेट, ये फर्स्ट प्लेट और ये सेकंड प्लेट। तो फर्स्ट प्लेट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और सेकंड प्लेट कैसी है बच्चों, नेगेटिवली चार्ज है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हो और ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो, तब क्या कंडीशन मिलती है। तो प्लेट के अंदर की बात करते हैं, बीच में, प्लेट के बीच में एक पॉइंट ले लिया हमने, कंसीडर किया एक पॉइंट। अब क्या होगा, इस पॉइंट के कारण से, इस प्लेट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, बाहर की तरफ, इससे दूर जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट प्लेट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बच्चों ये E1। और देखो बच्चों, ये नेगेटिव प्लेट है। अब नेगेटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, नेगेटिव प्लेट की तरफ, है ना। पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, प्लेट से बाहर दूर जाते हुए, और इलेक्ट्रिक नेगेटिव प्लेट में क्या होती है, पास आते हुए। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की क्या होगी, ये होगी, एक ही डायरेक्शन में। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2। एक प्लेट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। अगर प्लेट के बाहर देखें, तो इस प्लेट के बाहर देखिए, इस पॉजिटिव प्लेट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ E1, और इस नेगेटिव प्लेट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ E2। अब बाहर देखा गया तो E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, और अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यानी प्लेट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, 0 बनेगी। इसीलिए बच्चों, कोई जब सेल बनता है, कोई ड्राई सेल होता है, कोई इलेक्ट्रिक सेल होता है, तो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बट इलेक्ट्रिक सेल के बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। उसका रीजन यही है क्योंकि इलेक्ट्रिक सेल में 2 रॉड्स लगी होती हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। वो इलेक्ट्रोड्स पॉजिटिव चार्ज प्लेट होता है और दूसरा इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होता है, जिसके कारण से उनके बीच में, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनती है, बट प्लेट्स के बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती। ठीक है बच्चों, तो ये था गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट। तो चलिए बच्चों, लास्ट टॉपिक गॉस थ्योरम का पढ़ते हैं, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन का लास्ट पॉइंट। तो बच्चों, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। एक बहुत ही पतला थिन स्फेरिकल सेल होगा, वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो बच्चों, अगर कोई सेल है,
ये अगर एक स्फेरिकल सेल है, खोखला है अंदर से, अगर स्फेरिकल सेल और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो सारा चार्ज स्टोर कहाँ होगा, यानी सारा चार्ज जो स्टेबल होगा, जो स्टोर होगा, वो कहाँ पर स्टोर होगा, इसके सरफेस पर ही स्टोर होगा, क्योंकि अंदर तो कुछ है नहीं, अंदर तो कोई मटेरियल है ही नहीं। मटेरियल कहाँ पर है, पूरा का पूरा सरफेस पर। थिन मेटल शीट है, थिन स्फेरिकल सेल है, तो सारा का सारा चार्ज कहाँ होगा, यहाँ पर सरफेस पर सारा चार्ज स्टोर होगा, सारा चार्ज सरफेस पर स्टोर होगा। इस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें 3 पोजीशन पर फाइंड करनी होगी। पहला पोजीशन होगा इनवर्ड, दूसरा पोजीशन होगा आउटवर्ड और तीसरा पोजीशन होगा सरफेस ऑन द सरफेस। अगर हम मान लें कि इसके सेंटर से ये जो स्फेरिकल सेल है, इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल R है, इस स्फेरिकल सेल की रेडियस कैपिटल R है, जिस पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज, स्मॉल Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो हमें 3 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। एक तो इसके अंदर किसी पॉइंट पर, स्फेरिकल सेल के अंदर किसी पॉइंट पर, स्फेरिकल सेल के सरफेस पर किसी पॉइंट पर, या फिर स्फेरिकल सेल के बाहर किसी पॉइंट पर। तो हम कंसीडर करते हैं स्फेरिकल सेल के बाहर किसी पॉइंट पर, P पर। मान लीजिए ये पॉइंट P है, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू दिस स्फेरिकल सेल। इस स्फेरिकल सेल के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर फाइंड करनी है। तो क्योंकि ये स्फेरिकल सेल है, इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो ऐसे कुछ बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड चारों दिशाओं में, सभी दिशाओं में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, इक्वली फैलेगी। इसका मतलब ये है कि बाई सिमेट्रिकली अगर हम देखें तो हर एक पॉइंट पर, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से गुजरता हुआ एक गॉसियन सरफेस जो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करते हैं ऑफ रेडियस R। स्मॉल r रेडियस का एक गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से। r रेडियस का एक गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया। अब गॉसियन सरफेस अगर ड्रॉ कर लिया गया है तो गॉसियन सरफेस पर हमें क्या लेना पड़ेगा, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट dA, जिसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी बाहर की तरफ। एक छोटा सा एलिमेंट dA ले लिया, इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ, और यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है उसकी भी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगी। यानी इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री का एंगल। तो इस dA एलिमेंट, एरिया एलिमेंट से कितना फ्लक्स पास होगा, तो d phi e फ्लक्स पास होगा, और फॉर्मूला मिलेगा हमें E डॉट dA। तो बच्चों E डॉट dA का मतलब E dA cos थीटा, और यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है। इसका मतलब E dA, ये वैल्यू मिल गई हमें इस छोटे से एलिमेंट के से पास करने वाले फ्लक्स की। अगर हम पूरे सरफेस से पास करने वाले फ्लक्स की बात करें तो फाई की वैल्यू क्या मिलेगी, फाई इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी फाई ई। डी फाई ई का सरफेस इंटीग्रल, और डी फाई ई की वैल्यू कितनी है बच्चों, ई डी ए। ई डी ए, तो फाई ई इज इक्वल्स टू ई, और बच्चों डी ए, डी ए का मतलब, तो बच्चों इस डी ए का मतलब इस स्फेरिकल सेल का सरफेस एरिया, और स्फेरिकल सेल का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से अगर हम इस Q की वैल्यू बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, अगर हम गॉस थ्योरम का यूज करके इस फाई ई की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट कर दें तो E इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी पॉइंट P पर ड्यू टू दिस स्फेरिकल सेल, ड्यू टू दिस स्फेरिकल सेल। अब बच्चों ये देखिए, ये जो फॉर्मूला मिल रहा है ये हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज में। यानी किसी पॉइंट चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पर इतनी ही तो जनरेट हो रही थी। यहाँ पर पॉइंट चार्ज तो है नहीं, एक स्फेरिकल सेल है, लेकिन अगर स्फेरिकल सेल के कारण से किसी पॉइंट बाहर आउटसाइड पर कोई पॉइंट अगर P होगा तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी इस बाहरी पॉइंट के लिए इस सरफेस पर जो चार्ज है वो कैसा दिखाई देगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा।
जस्ट लाइक ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा चार्ज इस सेंटर पर ही कंसंट्रेटेड है। तो 1/4πε0 Q/r² ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। अगर बच्चों इस स्फेरिकल सेल की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो तो सिग्मा की वजह से आप सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q/A पुट कर सकते हैं। तो सिग्मा अपॉन Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा A आ जाएगी। और A इस स्फेयर के लिए A की वैल्यू कितनी होगी, तो बच्चों इस स्फेयर के लिए A की वैल्यू कितनी होगी, 4πR²। तो Q की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो E इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 1/4πε0 और Q की वैल्यू सिग्मा 4πR² डिवाइडेड बाय स्मॉल r²। 4π से बच्चों 4π कैंसिल होगा तो E इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, सिग्मा r² डिवाइडेड बाय ε0 स्मॉल r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल के लिए आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एडिशनल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का भी यूज आप करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो था फर्स्ट टॉपिक आउटसाइड द पॉइंट। अगर हम एट द सरफेस की बात करें, यानी थोड़ा सा नीचे आ जाएं और इस पॉइंट को यहाँ पर ले लें, ये पॉइंट आउटसाइड सरफेस ना हो करके इस सरफेस पर हो जाए, अगर पॉइंट यहाँ P यहाँ पर पहुंच जाए तब क्या होगा, ज्यादा बच्चों चेंजेस नहीं आएंगे। बस होगा क्या कि ये सरफेस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r थी, अब ये सरफेस यहाँ पर आ जाएगा तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला बच्चों क्या मिल जाएगा, ये फॉर्मूला हमें मिल जाएगा E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R²। बस ये चेंजेस आएंगे, डिस्टेंस ही चेंज होगा। लेकिन अगर इस फॉर्मूले को देखें, इस फॉर्मूले पर क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले पर अगर हम स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R पुट कर देते हैं, स्मॉल r की जगह पर हुआ क्या है, यहाँ से r की वैल्यू कैपिटल R रखी गई है, बस यही तो चेंज हुआ। अगर यहाँ पर हम r की वैल्यू कैपिटल R² रख देते हैं तो r² से r² कैंसिल और क्या मिल जाएगा, सिग्मा अपॉन ε0 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। थर्ड पार्ट क्या था बच्चों इसका, कि अगर ये पॉइंट सरफेस पर ना होकर के सरफेस के अंदर आ जाए, यहाँ पर अगर इस सरफेस के अंदर आएगा और हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, तो लेट करिए अगर हम गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ करते हैं तो गॉसियन सरफेस तभी अप्लाई किया जा सकता है, गॉस थ्योरम तभी अप्लाई किया जा सकता है जब इससे इनक्लोज्ड कोई चार्ज हो। अब देखा गया कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज आ ही नहीं रहा है, सारे चार्ज तो यहाँ पर हैं। तो इस गॉसियन सरफेस जो अंदर हमने लिया है, इफ स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से छोटा हो जाए तो क्या गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज इनक्लोज्ड होता है, नहीं। अगर गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है, इसका मतलब है इनसाइड द स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। तो इनसाइड द स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। एट द सरफेस उसके रेडियस के बराबर जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा, और आउटसाइड द सरफेस ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो बच्चों आज ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम टॉपिक खत्म होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का या इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड 12th क्लास के चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक था। तो बच्चों आज के लेक्चर से ये चैप्टर क्लोज होता है, चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व भी किए जाएंगे और कुछ आपको होमवर्क भी दिए जाएंगे। बट आज के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए आपके क्वेश्चंस ये रहे, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। इन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप के थ्रू हमें सेंड कर सकते हैं। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इसको लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।